हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम काजेशन ऑफ हिस्ट्री के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम इतिहास लेखन की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। और इतिहास लेखन की सबसे जो प्राचीन अवधारणा है वो एंशिएंट ग्रीस में मिलती है। तो एंशिएंट ग्रीको रोमन जो ट्रेडिशन है इतिहास लेखन की, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि इतिहास लेखन की जो हम कहें कि जो यूनानी और रोमन जो अवधारणा है वो क्या थी, उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास लेखन का जो एक तरह से विधिवत जो प्रारंभ है वो ग्रीस से माना जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि ग्रीस के अंदर जो क्लासिकल युग था, 5 सेंचुरी बीसी के आसपास का जो काल था, उस समय वहाँ एक इतिहासकार हेरोडोटस होते हैं, जिनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने सर्वप्रथम है वो इतिहास की घटनाओं को है वो एक निश्चित पैरामीटर्स पर है, इतिहास की जो कुछ पैरामीटर्स हैं उस पर है वो लिखने का है वो प्रयास किया। हालांकि उनका जो इतिहास लेखन है वो कथात्मक था, क्योंकि उन्होंने जो अपने जो ग्रंथ हिस्टोरिका है उसमें उन घटनाओं का विवेचन किया जो कि उस समय रोम और जो ग्रीस और जो पर्शिया उसके मध्य है, जो पर्शियन एम्पायर है और जो ग्रीस है उसके मध्य जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध का उन्होंने है वो विभिन्न कथाओं के माध्यम से है एक तरह से घूम करके भिन्न जगह पर सर्वे मेथड के द्वारा है या साक्षात्कार जो विधि है, इंटरव्यू मेथड है, उसके आधार पर उन्होंने सूचना एकत्रित की। और एक प्रकार से अपने जो ग्रंथ हिस्टोरिका है उसमें उन्होंने इस ग्रीस और पर्शिया के बीच के अंदर जो युद्ध हुआ उसका वो विस्तार से वर्णन है वो अपने ग्रंथ के अंदर करते हैं। तो एक सही मायने के अंदर है वो इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका प्रारंभ है वो करने का जो श्रेय है वो हेरोडोटस को जाता है, जो कि क्लासिकल युग में जो ग्रीस के अंदर 5 सेंचुरी बीसी के अंदर है वो होते हैं, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री है वो भी कहा जाता है। लेकिन जो हम हेरोडोटस है उसके जो इतिहास लेखन है उसके विषय में यदि हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि हेरोडोटस का जो इतिहास लेखन है वो एक प्रकार से मानवतावादी था, क्योंकि हेरोडोटस ने अपना जो इतिहास जो लिखा उसका जो उद्देश्य है वो उन्होंने अपने जो ग्रंथ है हिस्टोरिका के जो प्रारंभिक जो पृष्ठ है उस पर ही वो लिखते हैं कि उनका जो उद्देश्य है वो इतिहास लेखन का जो उद्देश्य है वो कि वो जो ग्रीस और जो पर्शिया के बीच में जो युद्ध हुआ तो उन युद्ध के विषय के अंदर है कि किस प्रकार सभ्य और जो पर्शियन जो सैनिक है उनको वह सभ्य वो बताते हैं, उनके विषय के अंदर है वो आने वाली पीढ़ी है उसको अवगत कराना है, कि जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है उनसे वो प्रेरणा ले सके और अपने जो अतीत है उसको है वो जान सकें। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने है वो इतिहास की रचना की, और इसके लिए उन्होंने वो एक अच्छे भूगोलवेता भी थे, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों के अंदर है वो यात्रा करते हैं और वो एक प्रकार से वो जानकारी जुटाते हैं। हालांकि इतिहास लेखन का जो आधार है वो एक तरह से कथात्मक था उनका, और एक वर्णनात्मक इतिहास लेखन है वो करते हैं। और एक तरह से जो ग्रीस और जो पर्शिया के बीच में जो थर्मोपोली जैसा युद्ध हुआ, उस थर्मोपोली युद्ध का विवेचन भी वो विस्तार से है वो करते हैं। तो देखिएगा जो 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 एक तरह से जो हेरोडोटस है उसमें उन्होंने एक तरह से ग्रीक भाषा के अंदर है वो इतिहास अपने इतिहास लेखन है वो उन्होंने इतिहास लेखन है वो किया। और एक तरह से लेकिन उन्होंने जो इतिहास की जो घटनाएं हैं जो घट रही थी उनको उन्होंने ईश्वरीय इच्छा है वो बताया। उनका मानना था कि जो इतिहास में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो एक तरह से ईश्वर के द्वारा ही है वो नियंत्रित होती हैं, और एक प्रकार से हम कहें कि पूर्व निर्धारित होता है और पूर्व निर्धारण के अनुसार ही है वो इतिहास की विभिन्न घटनाएं हैं वो घटित होती जाती हैं। और एक तरह से जो हेरोडोटस है वो एक तरह से हम ये कहें कि भाग्य को है वो जो है वो ज़्यादा महत्व देते थे, और एक तरह से उनका मानना था कि मानवीय जो कार्य व्यापार है वो भाग्य द्वारा नियंत्रित होता है, और एक तरह से देवतागण है वो भी भाग्य से वो नियंत्रित होते हैं। तो हेरोडोटस ने एक तरह से ये स्वीकार किया कि इतिहास की जो गति है वो ईश्वरीय इच्छा के द्वारा नियंत्रित होती है। वो उनके इतिहास लेखन का एक तरह से एक पक्ष है वो कह सकते हैं कि उन्होंने इतिहास की घटना क्यों घटित हुई इसके पीछे उन्होंने ईश्वरीय जो इच्छा है उसको ही उत्तरदायी वो माना। और उन्होंने ये कहा कि इतिहास में व्यक्तिगत जो कार्य है उसका विशेष महत्व होता है। तो एक व्यक्ति के कार्य के परिणाम स्वरूप है वो संपूर्ण जो समाज है
वो एक प्रकार से सुख दुख भोगता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेकिन फिर भी है इतिहास के अंदर है वो जो प्राकृतिक नियम है उसकी भी प्रधानता होती है, जो कि गॉड के द्वारा निर्धारित होती है। तो और इस तरह से उन्होंने एक तरह से इतिहास के अंदर जो मानव के जो कार्य हैं उसको भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। और एक प्रकार से उन्होंने कहा कि जो मानवीय कार्य हैं उसमें जो प्रकृति है, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और वातावरण है, उसका भी जो प्रभाव है वो होता है। तो इस तरह से क्या है कि सर्वप्रथम एक तरह से हम कहें कि हेरोडोटस है उसने इतिहास को एक वैज्ञानिक जो स्वरूप है वो प्रदान करने का वो काम किया। लेकिन एक तरह से इसके बाद के जो हेरोडोटस के बाद में जो इतिहासकार हुए जिसमें जो थुसिडाइडस है उनको प्रमुख माना जाता है, जिसको मनोवैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। क्योंकि एक तरह से थुसिडाइडस है वो उन्होंने इतिहास का जो वर्णन है वो अपने ढंग से किया, और जबकि हेरोडोटस है वो उन्होंने घटनाओं का वर्णन है उसमें उनकी रुचि थी घटनाओं के वर्णन करने के अंदर। लेकिन थुसिडाइडस है उन्होंने इतिहास लेखन के अंदर कुछ एक निश्चित नियम है उनको एक आधार बनाया, उसके आधार पर उन्होंने इतिहास लेखन किया। और एक प्रकार से उन्होंने जो एक तरह से जो जैसे हेरोडोटस है वो भाग्य को वो इतिहास की घटनाओं के होने में है वो भाग्य को ज़्यादा उत्तरदायी मानते थे। वहीं जो थुसिडाइडस है वो इतिहास की गति के लिए वो मानव इच्छा को है वो ज़्यादा उत्तरदायी मानते थे। उनको मानना था कि जो मानव की जो गतिविधियाँ, मानव की इच्छा है, उसके फलस्वरूप इतिहास की जो विभिन्न घटनाएँ हैं वो अपना रूप है वो लेती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थुसिडाइडस है वो एक प्रकार से क्या है कि इतिहास की घटनाओं के अंदर मानव के क्रियाकलापों, मानव की जो मस्तिष्क है उसको ज़्यादा उत्तरदायी मानते हैं। और जैसे उन्होंने इतिहास की घटनाओं के लिए जो कारण उत्तरदायी है ईश्वरीय कारण की अपेक्षा जो दूसरे कारण है उसको भी उन्होंने उद्घाटित किया। जैसे उन्होंने कहा कि जो एटिका पर जो युद्ध आक्रमण ज़्यादा होते थे उसका कारण वहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी उसको हड़पना है वो प्रमुख कारण था। और एक तरह से एक इतिहास को वास्तविक रूप से जो वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का जो काम है वो थुसिडाइडस ने किया। और उन्होंने किस प्रकार एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो पेलोपोनियस जो युद्ध हुए उनका उन्होंने वर्णन किया। लेकिन जो एक तरह से जो हेरोडोटस का जो विवरण है वो एक प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित भी है, क्योंकि हेरोडोटस है उन्होंने सुनी सुनी बातों के आधार पर वो लिख दिया कि भारत के अंदर ऐसी चींटी होती है जो कि सोना उगलती है, जबकि हेरोडोटस भारत कभी आता नहीं है, लेकिन एक पूर्व धारणा के अनुसार ही है वो सुनी सुनी बातों के आधार पर है वो इस बात का उल्लेख कर देता है। लेकिन थुसिडाइडस है वो एक तरह से हेरोडोटस से ज़्यादा परिष्कृत इतिहास है उनका वो नज़र आता है। तो थुसिडाइडस के जो पश्चात है वो जो ग्रीको रोमन ट्रेडिशन के अंदर जो दो प्रमुख इतिहासकार हुए उसमें लिवी और टेसिटस है उसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो लिवी और टेसिटस है वो एक तरह से जो अगस्टस युग है उसके अंदर वो हुए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD के बीच में, अर्थात 200 वर्ष का जो कार्यकाल है, जो अगस्टस का जो कार्यकाल है वो लिवी और टेसिटस का जो काल है वो माना जाता है। तो लिवी के जो एक तरह से जो इतिहास लेखन है उन्होंने लैटिन भाषा को अपनाया और एक प्रकार से लैटिन भाषा में अपने ग्रंथ की रचना की, लिवी और टेसिटस दोनों ने, लेकिन उनके लेखन के अंदर नैतिकता को वो ज़्यादा महत्व है वो दिया गया। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य की पतन जो के पीछे वो एक तरह से है वो नैतिकता है वो काफ़ी हद तक है वो उत्तरदायी वो माना जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो थुसिडाइडस का जो इतिहास है वो एक तरह से वस्तुपरक इतिहास कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से है वो तथ्यों के संकलन है उसको वो ज़्यादा इतिहास घटना के अंदर तथ्यों को वो ज़्यादा महत्व वो दिया। जबकि जो हम लिवी और टेसिटस की जो हम बात करते हैं तो जो लिवी है वो एक प्रकार से उसका जो इतिहास की अवधारणा है वो उसमें नैतिकता है, उसकी जो एक तरह प्रोमिनेंसी है वो प्रधानता दिखाई देती है, और इतिहास का जो उद्देश्य है वो नैतिक शिक्षा प्रदान करना है वो माना जाता है। तो लिवी का इतिहास लेखन का उद्देश्य वो एक तरह से मोरल जो एजुकेशन है वो एक प्रकार से है वो उनका जो प्रमुख आधार था कि जो नैतिक शिक्षा है वो एक नैतिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने इतिहास है वो लेखन किया। लेकिन इनका जो दृष्टिकोण है वो भी मानवतावादी था। और लिवी के पश्चात लिवी है जो एक तरह से जैसे लिवी की बात करें तो जो लिवी है उन्होंने 142 पुस्तक है उनकी जो रचना है वो एक प्रकार से लिवी है वो करते हैं। और उन्होंने एक तरह से लिवी है वो जो उनके अंदर जो अपने लेखन है उसके अंदर रोम के जो पौराणिक इतिहास
से लेकर के ईसा से जो 9वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है वो अपने जो इन ग्रंथों के अंदर है वो लिखते हैं। तो इनका जो काल है वो 64 ईसा पूर्व से लेकर के 17 ईस्वी तक है, इनका लिवि का काल माना जाता है। और इसके बाद में जो एक तरह से जो टेसिटस हुए, जिसको जो 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 जिन्होंने एक तरह से जो प्रशासनिक जो रोम की जो प्रशासन है उसके विषय के अंदर है, उन्होंने एक तरह से अपने इतिहास लेखन के अंदर उसको स्थान दिया। और एक तरह से जो अगस्टस जो काल था, स्वर्ण काल था, उसका जो अंतिम समय है वो एक प्रकार से है वो टेसिटस का काल है वो माना जाता है। तो उस समय प्रशासन की स्थिति क्या थी और एक तरह से सेना की क्या भूमिका थी, उस पर है एक तरह से है वो टेसिटस है वो अपनी लेखनी है वो चलाते हैं। तो एक तरह से जो 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 हम ग्रीको रोमन जो ट्रेडिशन की जो इतिहास लेखन की जो और जो उद्देश्य है उसकी चर्चा करें तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेरोडोटस है वो तो एक तरह से अपने ग्रंथ के प्रारंभ के अंदर ही है वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि उनका इतिहास लेखन का जो उद्देश्य है वो ग्रीक और जो बर्बर जो पर्शियन है उन के लोगों के जो महान और अद्भुत जो कार्य हैं वो उनकी भूमिका है वो खो न सके, उसको दर्ज करना है। और उनके मध्य आपस में झगड़े क्या थे, उसके क्या कारण था, उनको भावी पीढ़ी से जो बताना है वो उनके इतिहास लेखन का है वो जो प्रमुख उद्देश्य है वो कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार से क्या है कि जो थुसिडाइडस है वो एथेंस का रहने वाला था और उन्होंने जो पेलोपोनेशियन जो वार है जो कि एक तरह से एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ उसका विवेचन वो उसमें करते हैं और जो एक तरह से किस प्रकार उनकी वीरता का उल्लेख है वो करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि लेकिन ये जो ग्रीको रोमन जो इतिहास लेखन है उसके जो प्रमुख विशेषता ये है कि उन्होंने युद्ध को ज़्यादा महत्व दिया और युद्ध के अलावा जो घटनाएं हैं उनको उन्होंने ज़्यादा तवज्जो वो नहीं दिया। तो एक तरह से जो लिवी और टेसिटस है वो एक प्रकार से उनका जो इतिहास लेखन है उसमें जो नैतिकता है उसको उन्होंने जो प्रोमिनेंसी जो स्थान है वो भी उन्होंने दिया। वो एक तरह से घटनाओं के लिए एक तरह से उत्तरदायी है वो मानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन जो परंपरा है जिसके जो 4 प्रमुख इतिहासकार हैं जिसमें जो आपका जो हेरोडोटस है, थुसिडाइडस है और जिसको लिवी और टेसिटस है, ये 4 प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्हें प्राचीन ग्रीको रोमन जो इतिहास लेखन में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रकार से न केवल है वो पर्शियन और जो हम कहें कि जो ग्रीस के बीच में युद्ध हुआ न केवल उसका विवेचन किया अपितु एथेंस और स्पार्टा है उसके बीच के अंदर जो पेलोपोनेशियन जो वार है उसके विषय के अंदर भी है वो एक प्रकार से है वो विवेचन है वो एक प्रकार से वो करते हैं। तो जहाँ हेरोडोटस है वो एक प्रकार से जो ईश्वरीय शक्ति है जो भाग्य है उसको एक तरह से ऐतिहासिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी मानते हैं, जबकि लिवी और टेसिटस है वो एक प्रकार से जो एक वस्तुपरक इतिहास है वो लिखने का प्रयास करते हैं और उसको जो ऐतिहासिक घटना के अंदर मानव का योगदान था उसको एक प्रकार से है वो बताने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ जो एक तरह से क्या है कि जो थुसिडाइडस है उसका जो लेखन है वो ज़्यादा वैज्ञानिक और यथार्थ हमें प्रतीत होता है और जो एक तरह से हम कहें कि इनको मनोवैज्ञानिक इतिहास का जनक भी है वो हमें थुसिडाइडस को कहते हैं। इसमें जो एक तरह से जो थुसिडाइडस है वो एक तरह से इसको वैज्ञानिक इतिहास का जो का जनक भी है वो भी एक तरह से उसके रूप के अंदर हम इसको स्वीकार है वो करते हैं। तो इस प्रकार जो प्राचीन जो ग्रीको रोमन इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें इन 4 जो इतिहासकार हैं उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जाता है। तो अगले व्याख्यान के अंदर है हम इतिहास लेखन की जो भारतीय परंपरा है उसके विषय में चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास लेखन के प्रति उनकी अवधारणा क्या थी और इतिहास में किन किन बातों को वो ध्यान रखते थे। लेकिन यहाँ रोमन इतिहास लेखन के विषय में एक बात और भी हम जान सकते हैं कि जो एक तरह से रोमन साम्राज्य के उत्थान के विषय के अंदर है वो हम ये इस बात को भी जान सकते हैं कि एक तरह से जो रोमन इतिहासकार है वो पोलिबियस हुआ था
जिन्होंने एक तरह से क्या है कि एक तरह से सार्वभौमिक जो इतिहास की जो अवधारणा है उसको प्रतिस्थापित करने का वो प्रयास भी किया था। और एक प्रकार से जो पोलिबियस है उनको विश्व साम्राज्य की कल्पना करने वाला जो प्रथम इतिहासकार है वो भी कहा जा सकता है। तो एक तरह से उन्होंने भी एक तरह से क्या है कि इतिहास की घटनाओं के लिए जो पोलिबियस है उन्होंने इतिहास की घटनाओं के लिए भाग्य को है वो उत्तरदायी नहीं ठहराया, अपितु जो मानवीय इच्छा है उसको उन्होंने है वो उत्तरदायी ठहराया। और इतिहास की जो चक्रवादी अवधारणा है उसका उन्होंने एक तरह से वो समर्थन किया कि इतिहास के अंदर है वो एक तरह से साइकिल के रूप के अंदर वो चलता रहता है। और किस प्रकार इतिहास की घटनाएं हैं वो जो इतिहास की जो साइक्लिक थ्योरी है उसके अनुसार है वो इतिहास की घटनाएं अपना रूप लेती हैं। जिस तरह से प्राचीन रोम के अंदर है वो जो स्वर्ण युग है, रजत युग है, कांस्य युग है, वो लौह युग है वो की कल्पना थी। तो उस प्रकार जो भिन्न भिन्न समय के अंदर है वो किस प्रकार की स्थिति रही होगी उसका विवेचन भी है हमें देखने को मिलता है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।